तो कल जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने देखा था कि किस तरह से गैल्वेनिक सेल कंप्लीट बनी थी हमारी ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल को ऐड करके विद द हेल्प ऑफ साल्ट ब्रिज। अब आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। ध्यान से समझना, ये चैप्टर बहुत अच्छा है। सेल रिप्रेजेंटेशन मतलब ये कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हारे सिलेबस के पार्ट की तो नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली इनका यूज़ होगा तुम्हारे सिलेबस में। तो हम इन्हें बाकायदा तुम्हें फोकस करके इन्हें पढ़ा रहे हैं। वैसे ये चीज़ें क्या होती हैं, बातों में निकाली जाती हैं। सेल रिप्रेजेंटेशन वगैरह कैसे होता कि बातों में निकल जाता कि ऐसे होगा ऐसे होगा, लेकिन हम बाकायदा ऐसे डिक्टेट करेंगे यहाँ पे ताकि दिमाग में बैठ जाए। तो सेल रिप्रेजेंटेशन के कुछ रूल हैं वो हम पढ़ेंगे, किस तरह से हम सेल रिप्रेजेंट करते हैं अपने इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में। तो जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि जब हम सेल रिप्रेजेंट करते हैं तो सबसे पहले तो हम एनोड का पार्ट लिखते हैं, मतलब जो हमारा एनोड था उसे हम लिखते हैं। फिर उसके बाद डबल स्लैश से हम एनोड को सेपरेट करते हैं और फिर उसके बाद हम कैथोड लिखते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन है सेल का, कि जैसे कोई सेल है हमारे पास तो उसमें एनोड पहले लिखा जाएगा, उसके बाद डबल लाइन, फिर उसके बाद कैथोड। एनोड रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल को, कैथोड रिप्रेजेंट कर रहा रिडक्शन हाफ सेल को, और डबल लाइन रिप्रेजेंट कर रही है साल्ट ब्रिज को। ठीक है, तीन पार्ट थे गैल्वेनिक सेल के, तीन पार्ट थे, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल और साल्ट ब्रिज। तीनों को हम इस तरह से रिप्रेजेंट किया। सबसे पहले एनोड आता है, फिर डबल लाइन, उसके बाद कैथोड। तो यहाँ पे एनोड पे हमें पता है कि ऑक्सीडेशन हाफ सेल होती थी और इधर पे रिडक्शन हाफ सेल होती थी। ये इस तरह से रिप्रेजेंटेशन है। अब दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट ये है कि जो ये डबल लाइन दिख रही है, इस डबल लाइन को हम साल्ट ब्रिज बोल ले, सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट ये है कि कंपोनेंट्स इन डिफरेंट फेज, कंपोनेंट्स इन डिफरेंट फेज, components in different phase are separated by सिंगल लाइन। मतलब अगर दो कंपोनेंट्स हैं किसी सेल में तो वो सिंगल लाइन से सेपरेट होंगे। कैसे, इसका एग्जांपल समझो। जैसे हमारे पास था कि जिंक मेटल की रॉड पड़ी हुई थी जिंक एक्वा सॉल्यूशन में। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, इसका तो फेज था सॉलिड, जिंक मेटल रॉड का फेज कैसा था, फेज सॉलिड मतलब इसकी स्टेट, और जिंक इसकी एक्वस थी। तो ये दोनों अलग अलग फेज हैं। तो जब कंपोनेंट्स डिफरेंट फेज में होते हैं तो वो सेपरेट किए जाते हैं सिंगल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन। तो हम इन दोनों कंपोनेंट्स को जो कि डिफरेंट फेज के हैं उन्हें किससे सेपरेट करेंगे, सिंगल वर्टिकल लाइन से। और ये डबल वर्टिकल लाइन रिप्रेजेंट करती है साल्ट ब्रिज को। समझ रहे ये पॉइंट, ये रूल हैं सेल को रिप्रेजेंट करने के। चौथा ये है कि कंपोनेंट्स इन सेम फेज, कुछ कंपोनेंट्स सेल में ऐसे भी होंगे जो सेम फेज में होंगे। तो कंपोनेंट्स इन सेम फेज आर सेपरेटेड बाई, उन्हें कैसे हम सेपरेट करेंगे, आर सेपरेटेड बाई कॉमा। उन्हें हम किससे सेपरेट करेंगे, कॉमा से। जैसे इसका एग्जांपल समझो, इसका एग्जांपल ये है कि जैसे हमारा एक ये है Fe2 पॉजिटिव और इसका जो फेज है वो एक्वस है, और दूसरा Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव और इसका फेज क्या है, एक्वस। तो अगर इन दोनों कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करना है इस सेल में तो हम कॉमा से सेपरेट करेंगे बस, मतलब सिंपल एक कॉमा लगा देंगे सेम फेज की वजह से। अगर डिफरेंट होते तो वर्टिकल लाइन दिखा देते। तो अभी ये आएगा किस तरह से सेल रिप्रेजेंट होगी, ये आगे जब क्वेश्चन आएंगे तब समझ में आएगा। अभी ये रूल्स जो हैं इन्हें बस समझना है तुम लोगों को। तो ये नोट करो पहले इतना सा पार्ट। अब इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे हमें डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करना था, ठीक है,
तो कैसे करेंगे, डैनियल सेल हमें पता था कि जिंक कन्वर्ट हो रहा था Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में, और कॉपर का रिडक्शन हो रहा था 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके और कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था। तो अब इस सेल को हम रिप्रेजेंट अगर करें तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, एनोड का हिस्सा। तो एनोड हम लिखेंगे, ये एनोड है हमारा और ये कैथोड है। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एनोड को अगर हमें करना है तो Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 पॉजिटिव में, तो Zn सॉलिड फेज है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, Zn2 पॉजिटिव में। ये एक्वस फेज है, तो दो फेज जब डिफरेंट होते हैं सिंगल वर्टिकल लाइन से हम कर दें तो वो कर दिया। फिर उसके बाद साल्ट ब्रिज डबल वर्टिकल लाइन। फिर उसके बाद क्या करेंगे, कैथोड वाला पार्ट लिखेंगे। तो इसके लिए Cu2 पॉजिटिव, ये एक्वस फेज है, और फिर उसके बाद Cu ये सॉलिड फेज है, इन दोनों को सिंगल वर्टिकल लाइन से। तो ये ओवरऑल क्या है, इस डैनियल सेल का सेल रिप्रेजेंटेशन, ये समझना है बस तुम्हें। ये इस रूल के अकॉर्डिंग हमने लिखा है, तो ये रूल बताने बहुत जरूरी है। Zn2 पॉजिटिव है ये एक्वस फॉर्म में, ठीक है। तो EMF ऑफ सेल अब हम देख रहे हैं, EMF ऑफ सेल को हम सेल पोटेंशियल भी बोलते हैं, ठीक है। अब EMF ऑफ सेल क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो EMF ऑफ सेल क्या है कि इट इज़ अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इट इज़ अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप्ड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, डेवलप्ड ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, बिटवीन एनोड एंड कैथोड। तो ये समझो मेन चीज कि EMF ऑफ सेल क्या होता है। यहाँ पे एक वर्ड हम अंडरलाइन कर रहे हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस। EMF ऑफ सेल क्या होता है, EMF ऑफ सेल एक फोर्स है, क्या है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, डेवलप्ड ड्यू टू, किस वजह से वो डेवलप होता है, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि अगर आपके एनोड वाले हिस्से और कैथोड वाले हिस्से में पोटेंशियल डिफरेंस है PD, अगर इसमें और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा डेवलप, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, उसी को हम EMF बोलते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से ऐसे समझें, जैसे एक टंकी है, उसमें वो पूरी फुल भरी हुई है और दूसरी टंकी है उसमें थोड़ा सा पानी पड़ा है बॉटम में। अब अगर हम इस टंकी को इस टंकी से कनेक्ट कर दें तो ये पूरी भरी थी और ये केवल इतनी भरी थी, तो क्या वाटर का मूवमेंट होगा, इस टंकी से इस टंकी की तरह पानी अपने आप बहने लगेगा। तो ये क्यों बह रहा है, ये मूवमेंट क्यों आया, ड्यू टू वाटर डिफरेंस, वाटर के डिफरेंस की वजह से ही तो आया ये मूवमेंट। तो सेम इसी थ्योरी को यहाँ लगाओ कि जब दो हाफ सेल्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ है वाटर डिफरेंस, यहाँ है पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो ज़्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ मूव करने लगता है इलेक्ट्रिसिटी, तो वहीं से EMF ऑफ सेल डेवलप हो जाता है। तो ये चीज़ समझ क्या होती है EMF ऑफ सेल, इट इज़ अ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स डेवलप ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनोड एंड कैथोड। फिर अब इसके बाद क्या है कि अगर हमें इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या EMF ऑफ सेल कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं कि EMF ऑफ सेल इज इक्वल टू होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है आपके पास, एनोड का होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड का होगा रिडक्शन पोटेंशियल, इन दोनों पोटेंशियल को अगर हम ऐड कर दें तो वो आ जाएगा सेल का पोटेंशियल। ठीक है, ये हम बता चुके कि एनोड वाले हिस्से से आता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड वाले हिस्से से आता है रिडक्शन पोटेंशियल। इन दोनों पोटेंशियल्स को ऐड कर दें तो आ जाएगा सेल पोटेंशियल। ठीक है, ये बात समझे।
अब यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है और ये बात बहुत यूज़ होगी न्यूमेरिकल्स में, इसे ध्यान से समझना, नोट करके हम इस बात को लिखा रहे हैं। बात क्या है कि अगर कोई रिएक्शन इस तरह से हो रही कि A कन्वर्ट हो रहा है A2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में, और इसके लिए जो EMF है वो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A कन्वर्ट हो रहा है A2 पॉजिटिव में, ये एक्वस है, ये सॉलिड है, तो दो फेज हैं, वर्टिकल सिंगल लाइन से हमने सेपरेट कर दिए, और A2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा, तो A2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा, उसी हिसाब से हमने लिखा। तो इस रिएक्शन का जो EMF है, अगर x वोल्ट है, अगर x वोल्ट है, और अगर हम इस रिएक्शन को रिवर्स करें, मीन्स अगर इस रिएक्शन को हम ऐसे लिखें कि A2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा, ये एक्वस था, कन्वर्ट हो रहा A मेटल में जो कि सॉलिड हो गया, और प्लस वो 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर हैं, A2 पॉजिटिव एक्वस है और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है और कन्वर्ट हो रहा है A मेटल में जो कि सॉलिड है। तो इसका EMF रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, A2 पॉजिटिव कन्वर्ट हो रहा है A मेटल में, ये सॉलिड है और ये एक्वस है, इसलिए हमने वर्टिकल लाइन से सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे जो EMF की इसकी वैल्यू होगी पोटेंशियल की, वो देखना, जब हमने रिएक्शन सीधी लिखी थी तो x थी, हमने इसी रिएक्शन को तो रिवर्स कर दिया, मतलब ये रिएक्शन उल्टी कर दी हमने, तो जब उल्टी कर दी तो पोटेंशियल मतलब उल्टा हो जाएगा, मींस -x वोल्ट हो जाएगा। ये बात अब हमेशा याद रखना कि अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, जैसे यहाँ A से A2 पॉजिटिव बनना था तो x था, अब क्या हो रहा है, अब A2 पॉजिटिव से A बनना, तो ठीक इसका उल्टा हो गया। जब ये हमने उल्टा किया तो EMF के केस में पोटेंशियल भी उल्टा हो जाएगा, -x। तो इसका न्यूमेरिकल्स में यूज आएगा, कैसे आएगा देखना। न्यूमेरिकल्स में क्या होगा कि जैसे तुम्हें इसकी वैल्यू दी गई न्यूमेरिकल में है, इसकी वैल्यू तुम्हें ये दी गई और तुम्हें ज़रूरत है अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए इसकी वैल्यू कि मतलब ये चीज़ उल्टी होती तो तुम्हें उसकी ज़रूरत है, तो तुम खुद कर लोगे उल्टा, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो अगर हम रिएक्शन को रिवर्स करेंगे तो माइनस का साइन बस आगे आएगा, तो ये तुम्हें खुद करना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हमने ये बताया कि किस तरह से रिवर्स होने से माइनस का साइन आगे आ जाता है, इसे नोट करो। तो अब इसका हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं। जैसे आपको कोई सेल दी गई है कि A कन्वर्ट हो रहा है A3 पॉजिटिव में जो कि एक्वस है, ये सॉलिड है, और साल्ट ब्रिज ये है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है B+2 कन्वर्ट हो रहा है B में, ये एक्वस है और ये सॉलिड है। ये एक सेल दी गई सिंपली। इस सेल को देख के तुम्हें क्या क्या पता चल रहा, तुम्हें ये पता चल रहा कि इधर का जो हिस्सा है वो कैसा है, कैथोड एनोड का, और इस वाले हिस्से का कैथोड। इधर हो रहा ऑक्सीडेशन, इधर हो रहा रिडक्शन, ये साल्ट ब्रिज। इतनी बातें ये अंडरस्टूड हैं, अब तुम्हें दिमाग में लेके चलनी है, तुम्हें सेल को देख के तुरंत ये दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। अब इसमें देखना क्या क्वेश्चन में डेटा दिया गया है कुछ कि ई नोड जो है A2A+3, तुम्हें इसकी वैल्यू दी गई है 0.6 वोल्ट, ठीक है, और ई नोड B+2 से B से B+2, इसकी वैल्यू तुम्हें दी गई है लगभग 0.4 वोल्ट। ये तुम्हें इतना दिया गया है डेटा। अब तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, सबसे पहले तो वो पूछ रहा है नेट सेल रिएक्शन लिखो। नेट सेल रिएक्शन वो अभी आएगी। हम पूछ रहे हैं कि इस जो सेल है इसकी नेट सेल रिएक्शन मतलब रेडॉक्स रिएक्शन इसकी लिखनी है, तुम्हें वो लिखनी है। और दूसरी वो पूछ रहा है ई नोड ऑफ सेल, मीन्स ये कौन सा है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। नोड लग गया तो कैसा है, जब ये स्टैंडर्ड है तो इनसे निकलने वाला पोटेंशियल भी स्टैंडर्ड होगा। तो ये चीज़ तुम्हें कैलकुलेट करनी है। अब इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखना किया कैसे जाता है। सबसे पहले हम नेट सेल रिएक्शन लिखेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन हमारा यही तो है, नेट सेल रिएक्शन। अब सबसे पहली बात देखो, जब भी तुम्हें डेटा दिया जाए कभी भी डेटा को तुम्हें नहीं देखना है,
ऐसे क्वेश्चंस के लिए। अगर तुम डेटा देखोगे तो तुम कंफ्यूज होगे, समझे, तुम्हारा आंसर फिर गलत ही आएगा अगर तुम डेटा को देख के कंफ्यूज हो रहे हो। तुम्हें डेटा नहीं देखना है, तुम्हें क्या करना है, अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाना है। जहाँ तुम्हें डेटा की ज़रूरत पड़े केवल वहीं पर तुम्हें डेटा देखना है। पहले से मत देखने लगो कि इधर क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन दिया गया, ये भी ऑक्सीडेशन दिया गया, दोनों ही ऑक्सीडेशन दिए गए, इधर रिडक्शन हो रहा, तो कन्फ्यूज़न होगी। तो पहले तुम्हें डेटा नहीं देखना, तुम्हें जहाँ जहाँ डेटा की ज़रूरत पड़ेगी वो फिर यहाँ देखने लगना तब। तो अब क्या है कि नेट सेल रिएक्शन लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हम एनोड की पार्ट लिख रहे हैं। एट एनोड, एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो एनोड की रिएक्शन हमें यहाँ से मिलेगी, तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो कैसे बनना है कि ए कन्वर्ट हो रहा A+3 में, और +3 इलेक्ट्रॉन्स, ये है एक्वस और ये है सॉलिड। ये रिएक्शन लिखना सीख गए। कैसे हमने लिखी, ए किस में कन्वर्ट हो रहा है, A+3 में, तो ए जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, A+3 में। और ये कैसे कन्वर्ट हुआ, जब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ से जो निकलेगा ई नोड ऑफ सेल मतलब पोटेंशियल, वो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, A+3 में। क्या इसकी वैल्यू तुम्हें दी गई है, कितनी दी गई, इसकी वैल्यू तुम्हें दी गई है, तो तुम सीधी यहाँ से उठा के लिख लोगे, ठीक है। ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, OP, लिख लिया। अब हमें है एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा है अब हम ये देखेंगे। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, रिडक्शन। तो अब हम रिडक्शन पार्ट वाली रिएक्शन लिखेंगे, वो यहाँ से देख के। तो B+2 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है और किस में कन्वर्ट हो रहा है, B सॉलिड में, और ये हमारे एक्वस। इसके लिए अगर हम पोटेंशियल लिखना चाहें तो ई नॉट B+2 से B, ऐसे ही तो लिखा जाएगा इस रिएक्शन के लिए, B+2 से +2। तो क्या इसकी वैल्यू दी गई है, B+2 से B दी गई है। हाँ, मतलब ये डायरेक्ट तो नहीं दिया गया, लेकिन इसका उल्टा दिया गया। लेकिन हमें ज़रूरत किसकी है, इसकी, तो हम इससे निकाल सकते हैं ये, ठीक, माइनस लगा दें, अभी हमने सिखाया था। तो हमें ये चाहिए, लेकिन इसका उल्टा दिया गया। तो अगर हम -0.4 कर दें वोल्ट, तो हमें मिल जाएगा, ये क्या कहलाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल हो गया। अब हम क्या करेंगे कि नेट सेल रिएक्शन लिखने के लिए हमें पता था कि जब भी हम नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं तो सबसे पहले हम उन दोनों ऑक्सीडेशन हाफ सेल की जो रिएक्शन है और रिडक्शन हाफ सेल की रिएक्शन, उन दोनों को जोड़ देंगे अगर हमें नेट सेल रिएक्शन लिखनी है। लेकिन जोड़ेंगी वो तभी जब इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होंगे, मतलब बराबर इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं? नहीं है। तो अब हमें पहला काम मेरा ये हो गया कि हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना है। तो कैसे करेंगे कि अगर हम इस रिएक्शन में 2 का मल्टीप्लाई कर दें और इस रिएक्शन में हम कितने का कर दें, 3 का, तो टोटल इलेक्ट्रॉन 6 और 6 हो जाएंगे, इधर भी 6 हो जाएंगे। पूरी रिएक्शन में हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन ये ट्वाइस हो जाएंगे और ये भी ट्वाइस हो जाएंगे। इधर जब 3 का किया तो ये थ्राइस हो जाएगा, ये 6 हो जाएंगे, ये भी थ्राइस हो जाएगा। अब हम इन्हें डायरेक्ट ऐड कर रहे हैं, तो देखना क्या होगा कि 2a, देखना देखते हैं ना, इधर दिमाग लगाना, 2a + 3b 2 पॉजिटिव गिव्स, ये तो कैंसिल हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 6 6, ठीक है। और इधर 2a + 3 + 3b। अब इनकी स्टेट लिख दें, ये सॉलिड है, ये एक्वस है, ये भी एक्वस है और ये सॉलिड। तो ये जो रिएक्शन आई यही है रेडॉक्स रिएक्शन, और यही आपकी क्या है, नेट सेल रिएक्शन। मतलब इस रिएक्शन के होने से तुम्हें सेल से पोटेंशियल मिलेगा। अब नेक्स्ट, ये तो मेरा पहला आंसर निकल आया फर्स्ट। अब नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि वो पूछ रहा था ई नोड ऑफ सेल क्या होगा। तो हमने कल बताया था कि ई नोड ऑफ सेल होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल को आपस में बस जोड़ दें,
तो हमें नेट सेल का पोटेंशियल मिल जाएगा। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है 0.6 प्लस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू माइनस का 0.4, यानी कि यहाँ से 0.2 वोल्ट आ जाएगा। तो ये क्या है ई नोड ऑफ सेल, मतलब ये जो सेल है ये हमें 0.2 वोल्ट पोटेंशियल फाइनली देगी। ये क्वेश्चन समझ में आया? सबसे टफ क्वेश्चन यही था इस चैप्टर का। अगर ये कर लोगे तो अब आगे वाले सब क्वेश्चन कर लोगे। इतना पार्ट करो, फिर इसमें एक तीसरा पार्ट हम और जोड़ेंगे। तो ये तो आपकी है नेट सेल रिएक्शन। अब अगर हम इसमें तीसरा पार्ट पूछ लें कि रिएक्शन क्वेसेंट क्या होगा इस रिएक्शन का, मतलब Q को हम क्या बोलते हैं रिएक्शन क्वेसेंट। ये अगर हम पूछ लें तो रिएक्शन क्वेसेंट कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला था कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और यानी कि प्रोडक्ट का हिस्सा ये है आपका, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या है ये है और रिएक्टेंट ये है। लेकिन हमने एक चीज़ बताई थी कि सॉलिड, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए जो कंसंट्रेशन होती है वो हम क्या ले लेते 1 ले लेते। अपने आप ये अंडरस्टूड है, ये प्योर सॉलिड दिख रहा, तभी हम ये नीचे लिख रहे थे सॉलिड एक्वस एक्वस सॉलिड। अब इसका यूज आ रहा है कि जो चीज़ सॉलिड है उसकी कंसंट्रेशन हम 1 लेंगे हमेशा, और जो सॉलिड है उसकी 1। अगर कोई चीज़ लिक्विड होती, जैसे किसी के नीचे लिक्विड लिखा होता, तो उसकी भी हम कंसंट्रेशन 1 लेते। केवल हमें एक्वस की और गैसेस की कंसंट्रेशन लेनी है और वो तुम्हें दी जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में अभी तो हमने नहीं दी है, लेकिन ये अगर कंप्लीट लिखी होती तो इस तरह से इसकी कंसंट्रेशन दी गई है 0.01 मोलर और इसकी दी गई है 0.1 मोलर। ये कंसंट्रेशन दे दी गई, इनकी क्वेश्चन में ही दे दी जाएगी। तो अगर हम रिएक्शन क्वेश्चन निकालें तो अब क्या हमारा फॉर्मूला होगा कंसंट्रेशन ऑफ A + 3 पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट है ना, और इसकी जो स्टाइक्योमेट्री है ये ध्यान से देखो, जो स्टाइक्योमेट्री होती है वो पावर में ऊपर आ जाती है, ठीक है, अपॉन इसकी क्या होगी B2 पॉजिटिव और इसकी जो स्टाइक्योमेट्री है वो ऊपर आ जाएगी। अब इनकी कंसंट्रेशन लगाओ, A की कंसंट्रेशन कितनी दी गई 0.01 का होल स्क्वायर अपॉन और उसकी 0.1 का होल क्यूब। इसे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये क्या आ जाएगा रिएक्शन क्वेसेंट। कोई डाउट है इसमें? ये चीज, दो चीजें यहां समझने वाली थी बहुत इंपॉर्टेंट। पहली चीज ये कि सॉलिड और लिक्विड, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के लिए, ये बात हम कल बता चुके, प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड के लिए जो एक्टिव मास होगा, मींस जो कंसंट्रेशन होगी वो हमेशा 1 होगी। पहली बात तो ये थी समझने की। दूसरी बात ये है कि जो स्टाइक्योमेट्री है पावर में आ जाएगी, स्टाइक्योमेट्री विल कम इन पावर, ठीक है। ये दो बातें इंपॉर्टेंट थी, नोट करो। इधर एक चीज और, एक इंपॉर्टेंट चीज और रह गई है। यहाँ पे जो हमने n = अभी 6 जो काटे थे इलेक्ट्रॉन्स, ये कितने काटे थे 6 इलेक्ट्रॉन काटे थे, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं n। ये n होता है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैंसल्ड। ये चीज और याद रखना, अभी इसका आगे यूज आएगा। n क्या था जो हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काटे थे। जब नेट सेल रिएक्शन लिखते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमने काटे थे वो कितने थे 6। तो यहाँ पे n जो है वो 6 है और n को हम बोलते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसल्ड। ये बात इंपॉर्टेंट थी। अब आगे का नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।